गुड मॉर्निंग। गायत्री कॉलेज सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का समास भाग 1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको हमारी यह क्लासेज कैसे लगती हैं? आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं और समास के भेद का आधार क्या है? इन चीज़ों का हम आज जिक्र करेंगे। समास का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। हम उसका छोटा रूप कैसे करते हैं? इस प्रकार से, जैसे जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास या फिर समासिक शब्द या फिर हम उसको समस्त पद कहते हैं। क्या हो गई इसकी परिभाषा? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की कारक विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान देने की बात, समास में न्यूनतम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। कितने शब्दों का? 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। जैसे सूर्योदय बेला। अब हमने इसको समासिक शब्द क्यों कहा? इसका हमने विग्रह किया तो क्या बन गया? सूर्य के उदय की बेला। अब देखिए, सूर्य की उदय की बेला, तो यहाँ पर हमने बात कही थी कारक विभक्तियों की। तो यहाँ के और की जो कारक विभक्ति हैं उसका लोप हो गया है, और लोप हो गया है तो वह क्या बन गया है? सूर्योदय वेला। अब देखिए, हमने यहाँ नीचे क्या कहा है? समास में न्यूनतम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। तब यहाँ कितने शब्द हैं? सूर्य, उदय और बेला, 3 शब्द हो गए। तो इस प्रकार से हमारा समासिक शब्द बनता है। नीचे एक और उदाहरण देखिए कि राजकुमार मित्र दलो उत्सव। यहाँ कितने शब्द हैं? राजकुमार मित्र दल उत्सव। यहाँ भी कारक विभक्तियों का लोप हो गया है और यह समासिक शब्द हैं, 5 शब्दों से जुड़ करके बना है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। तब समास के भेद, यानी हम समास को कितने भागों में बांटें और उसका मुख्य आधार क्या रहेगा, इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे। हिंदी में हमने समास को पद या शब्द की प्रधानता के आधार पर विभक्त किया है, भेद किया है, और वह भेद हमने कितने किए हैं? 4 भेद किए हैं। किसके आधार पर? पद के आधार पर या फिर शब्द के आधार पर। यहाँ मैंने एक कॉलम बनाया है, ABC लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा शब्द जिसमें पहला पद प्रधान होगा वह अवयवी भाव समास कहलाएगा। जिसमें पहला पद प्रधान होगा, तो एक भेद हो गया। दूसरा भेद जो है क्या है?
जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान, दो समास हो गए। अब देखिए ऐसे शब्द जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, पहला और दूसरा, तो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। तो ये क्या हो गया है, तीसरा भेद हो गया इसका। अब रहा अपना चौथा, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, जिसमें न तो पहला न दूसरा न तीसरा, अन्य पद जो हैं वह प्रधान हो, वह क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ये मोटे तौर से हमारे पद की प्रधानता के आधार पर समासों की चार भेद किए हमने। देखिए हिंदी में पद प्रधानता के आधार पर समासों की संख्या 4 हैं, 6 नहीं हैं। इस प्रकार से हमारे समास कितने हो गए, 4। समास के भेद में पहला भेद है अवयवी भाव। अब इसमें अपने पढ़ा पहले कि पहला पद जो है प्रधान होता है। दूसरी बात यह है कि वह अव्ययी होता है, जिसका व्यय नहीं हो, यानी वो घट बढ़ नहीं सकता है, जो खर्च नहीं होता है, अर्थात हमेशा वह शब्द एक जैसा रहता है, यानी वचन कारक के अनुसार बदलता नहीं है। एक ये विशेषता क्या है कि पहला पद प्रधान, दूसरा ये है कि वह शब्द व्यय नहीं होता है, यानी खर्च नहीं होता है, अर्थात हमेशा एक जैसा रहता है। तीसरी विशेषता है उपसर्ग के लगने के बाद भी जिन सामासिक शब्दों के लिंग वचन आदि के अनुसार बदलाव नहीं होता है, वे अवयवी भाव समास होते हैं। कहीं कहीं बदलाव हो जाता है तो वह इस श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले पद उपसर्ग की प्रधानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहला शब्द उपसर्ग है तो वह अवयवी भाव समास होगा ही। जैसे ये हैं अनुचर, और यहाँ हमने वचन बदला, इसका बहुवचन बनाया, तो ये अनुचरों हो गया है। तो हमने क्या कहा है कि उपसर्ग लगने के बाद भी जिन सामासिक शब्दों के लिंग वचन आदि के अनुसार बदलाव नहीं होता, वे अवयवी भाव समास हैं। तो यहाँ बदलाव हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है। अनुबंध, ये भी बदलाव हो गया है, अनुबंधों हो गया है, तो यह भी नहीं है। अब देखिए उपसर्ग लगे हुए यथाशक्ति हैं, यथा योग्य हैं, ये शब्द जो हैं अवयवी भाव समास के हैं। दो शब्दों की आवर्ती हो, एक ही प्रकार के दो शब्द आ जाए, दो शब्दों की आवर्ती हो, वहाँ अवयवी भाव समास होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं उदाहरण में, धीरे धीरे, एक एक, मंद मंद, मारा मारी। तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द की दो बार आवर्ती हुई है और दो बार आवर्ती होने के कारण यह अवयवी भाव समास है। फिर जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, जैसे यथा है, प्र है, प्रति है, निर है, आ है, अन है, भर है आदि, तब वहाँ पर अवयवी भाव सब समास होगा। जहाँ पर प्रत्यय जुड़े हुए हो और वह शब्द हैं लिंग वचन से बदलाव नहीं करते हो, तब। अब देखिए हम जो हैं अवयवी भाव समास हमने पढ़ लिया। दूसरा है इसका रूप तत्पुरुष समास। अब हमने पहले जब पद की प्रधानता के आधार पर इसके भेद किए थे, तब हमने उसके भेद 4 किए थे। तब तत्पुरुष समास में हमने उसकी विशेषता लिखी थी कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा। क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए
याद रखने का सबसे इजी तरीका, तत्पुरुष शब्द ही लें अपन, इसमें जो है दूसरा पद पुरुष है और वह क्या है, प्रधान है। क्या है, प्रधान है। अब ये दूसरा इस शब्द में ही पद प्रधान है, तो इसकी अपन परिभाषा ऐसे कर सकते हैं, तत्पुरुष शब्द में ही दूसरा पद प्रधान है, अतः तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरी विशेषता है कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से का लोप हो जाता है, यानी यहाँ अलग होने का भाव रहता है, अलगाव का भाव रहता है। फिर देखिए संबंध का, के, की, अधिकारण में, पर का लोप हो जाता है। इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए आगे जो है अपन कर्म तत्पुरुष पढ़ेंगे। और कर्म में हमने क्या दिखा है कि को विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ 2-4 उदाहरण दिए हैं विरोध जनक। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, विरोध को जन्म देने वाला। तो यहाँ कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, विरोध जनक में को विभक्ति का। तो यह कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा मैंने उदाहरण लिया है शरणागत, शरण को आगत। यहाँ क्या विभक्ति है, यहाँ भी को विभक्ति का लोप करके हमने शरणागत समासिक शब्द बनाया है। फिर आगे का जो शब्द है विदेश गमन, और वह किससे बना है, विदेश को गमन। और यहाँ पर भी हमने कौन सी कारक विभक्ति का लोप किया है, को कारक विभक्ति का लोप किया है। अंतिम जो शब्द है इसका उदाहरण का, वह है विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप हुआ है। अब देखिए दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है कर्ण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का दूसरा रूप है कर्ण तत्पुरुष। अब देखिए कर्ण तत्पुरुष में से या के लिए का लोप होता है। अब देखिए यहाँ अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ सामासिक शब्द क्या बना गया, अकाल पीड़ित। और यहाँ विग्रह करके हमने लिखा है अकाल से पीड़ित, और से विभक्ति का लोप हो गया है। यहाँ देखिए मोह आंध, मोह से अंधा, और यहाँ से विभक्ति का लोप हो गया है। धर्मांध, धर्म से अंधा, आँखों देखी, आँखों से देखी हुई। इस प्रकार से हमारे इस कर्ण तत्पुरुष समास में से या के लिए लोप हो जाता है। दूसरा इसका रूप है संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए लोप हो जाता है। वहाँ से का लोप हुआ, यहाँ के लिए लोप हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हमने लिया है घुड़साल, तो यहाँ इसका हमने विग्रह क्या किया है, घोड़ों के लिए साल या साला। तो यहाँ के लिए कारक विभक्ति का लोप करके हमने समासिक शब्द बनाया घुड़साल। दूसरा हमने शब्द लिया है डाक गाड़ी। अब डाक गाड़ी है तो इसका समास विग्रह क्या होगा, डाक के लिए गाड़ी, और इस कारक विभक्ति का हम लोप करेंगे तो ये समासिक शब्द बन जाएगा डाक गाड़ी।
फिर तीसरा हमने उदाहरण लिया है कृषि भवन, और इसका कृषि भवन। कृषि भवन अभी कृषि के लिए भवन बनेगा नहीं, तो कृषि संबंधी कार्यों के लिए भवन। तो यहाँ कृषि संबंधी कार्यों के लिए भवन हो जाएगा, और उसका सामासिक शब्द हमने बना दिया कृषि भवन। युववाणी, अब युववाणी युवाओं के लिए वाणी, तो यहाँ के लिए कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वह युवाणी सामासिक शब्द बन जाता है। अब यहाँ शब्द आया है चूहेदानी। अब इसको अपन ऐसा बनाए चूहों के लिए दानी, तो बनेगा नहीं, यानी यह चूहेदानी है तो चूहे पकड़ने के लिए हैं। तो यहाँ पर विग्रह करते हुए थोड़ा ध्यान दें, चूहे पकड़ने के लिए दानी, और वह सामासिक शब्द जो हैं बन जाता है चूहेदानी। मसालादानी, तो मसाला या मसाले के लिए दानी ऐसा नहीं, मसाला रखने के लिए दानी मसालादानी बन जाता है। बस आज इतना ही, कल और आगे इसका रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।